हेलो गाइस, वेलकम टू लर्निफाई आईक्यू। मेरा नाम है अविनाश प्रताप सिंह और हम इस सीरीज़ में इन्वायरमेंट पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने लास्ट 3 चैप्टर्स को देख लिया है अपने, और ये हमारा चैप्टर 4 होगा इसमें, और लेक्चर भी 4 है। लेकिन ये चैप्टर 4 बड़ा है तो 2 पार्ट्स में आएगा। तो ये पहला पार्ट है चैप्टर 4 का हमारे लेक्चर 4, और लेक्चर 5 में हम सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर कवर करेंगे। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो लास्ट चैप्टर में भी हम फंक्शंस ऑफ इकोसिस्टम पढ़ रहे थे। हमने होम्योस्टैसिस पढ़ा था, हमने सक्सेशन पढ़ा था, और इस चैप्टर में हम उसका नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे जो है ट्रॉपिक लेवल्स। ट्रॉपिक लेवल हमने लास्ट लेक्चर में मैंने थोड़ी बताया था आपको, फूड चेन जब हम पढ़ रहे थे। बट अब हम इसमें डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रॉपिक लेवल है क्या। इससे रिलेटेड टर्म्स हैं जैसे फूड चेन है, फूड वेब है, और भी कई टर्म्स आते हैं रिलेशनशिप के। तो उसको हम देखेंगे कि जानवरों का आपस में ट्रॉपिक लेवल पे या एनर्जी के ट्रांसफ़र के लेवल पे क्या रिलेशनशिप होता है आपस में। सो ट्रॉपिक लेवल बेसिकली, ट्रॉप वर्ड जो है इसका मतलब होता है नरिशमेंट। तो जो हमारा कोई भी इकोसिस्टम है उसमें एक ट्रॉपिक लेवल एनर्जी फ्लो को दिखाता है। तो बेसिकली होता क्या है कि जैसे हमारी फूड चेन है, सपोज़ यहाँ पे पहला स्पीशीज़ है, इसको खाने वाला दूसरा स्पीशीज़ है, फिर तीसरा, फिर चौथा। तो ये हमारे जो अलग अलग स्पीशीज़ के लेवल हैं ये ट्रॉपिक लेवल हैं, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल्स, राइट। तो ये एनर्जी फ्लो को भी इकोसिस्टम में दिखा रहा है कि इसको फर्स्ट वाले को सेकंड नंबर खा रहा है, सेकंड वाले को थर्ड नंबर खा रहा है, और फोर्थ वाले को थर्ड नंबर खा रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं सूरज से ये प्लांट उगता है हमारा। प्लांट पे तितलियाँ बैठती हैं, तितलियाँ को मेढक खा लेता है, और मेढक को सांप खाता है, और सांप को ईगल खा लेता है। तो पूरा एक ये फूड चेन बन गया हमारा। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म का ट्रॉपिक लेवल क्या होता है, जो फूड चेन में वो लेवल जो ऑक्यूपाई करता है उसी को हम उसका ट्रॉपिक लेवल कहते हैं। और एनर्जी फ्लो इन ट्रॉपिक लेवल इज़ ऑलवेज यूनी डायरेक्शनल, मतलब एनर्जी ऐसे फ्लो हो रही है इसमें। प्लांट्स के पास सबसे ज़्यादा एनर्जी थी, हाईएस्ट, है ना। फिर इसके बाद ये घटती घटती ऊपर चली जाती है। कौन से रूल से घटती है वो भी हम देखेंगे, लेकिन एनर्जी यूनी डायरेक्शनल होती है इसमें। मतलब ऐसे ही जाती है, उल्टा नहीं मिलेगा कि एनर्जी ऐसे नहीं मिलेगी किसी भी फूड चेन में या किसी भी ट्रॉपिक लेवल में। तो यहाँ नीचे वही बात लिखी है जो अभी मैं बोल रहा था कि एनर्जी हमारी लॉस होता रहता है। नीचे सबसे जो पहला जो सबसे होगा प्रोड्यूसर, उसके बाद सबसे हाईएस्ट एनर्जी होती है, और जैसे जैसे ट्रॉपिक लेवल बढ़ते जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी कम होती जाती है। और ये जो लॉस होता है बहुत सिग्निफिकेंट लॉस होता है। तो इसीलिए इसके कारण होता क्या है कि ये 4 या 5 लेवल से ज़्यादा चेन सरवाइव कर ही नहीं पाती है। इसका मतलब ये है कि ईगल के ऊपर खाने वाले बहुत रेयरली मिलेंगे। क्यों? क्योंकि जब ट्रॉपिक लेवल हम एनर्जी के फॉर्म में पढ़ते हैं तो बेसिकली होता क्या है कि ये जैसे प्लांट्स हैं, प्लांट्स ग्रो कर रहे हैं, फिर प्लांट्स को सपोज़ डियर ने खा लिया, है ना। तो डियर एनर्जी इससे जो ऑब्टेन करेगा प्लांट से, उसको बहुत सारी एनर्जी को बर्न कर देगा हीट मेंटेन करने के लिए और अपने डेली एक्टिविटीज़ करने के लिए। फिर डियर को कौन खाएगा? शेर खाएगा। शेर भी ऐसे ही डियर से मिली एनर्जी जो ऑलरेडी कम हो चुकी थी उसको खाएगा। तो उससे जो बची कुची एनर्जी है, इसीलिए शेर के बाद अब आपको ट्रॉपिक लेवल नहीं मिलेगा, क्योंकि एनर्जी उतनी बचती ही नहीं है टू सपोर्ट फर्दर लाइफ। तो यहाँ पे हम वही लिखा है कि एनर्जी लॉस एट ईच ट्रॉपिक लेवल इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट, हैंस देर आर यूजली नॉट मोर देन 4-5 ट्रॉपिक लेवल्स। बियॉन्ड दिस द एनर्जी अवेलेबल इज नेग्लिजिबल टू सपोर्ट एन ऑर्गेनिज्म। तो हमने ये देख लिया है ना। अब हम आगे चलते हैं। तो ट्रॉपिक लेवल इंटरेक्शन में 3 कॉन्सेप्ट हैं। पहला है फूड चेन, फूड वेब है, और फिर इकोलॉजिकल पिरामिड है। तो हम फूड वेब तक अभी देख लेंगे, और इकोलॉजिकल पिरामिड वाला कॉन्सेप्ट हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। सो फूड चेन बेसिकली is the transfer of energy from producers through series of organism at each trophic level with repeated eating and being eaten is called food chain, right। तो मतलब ये जो पूरी प्रोसेस होती है कि जो ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी होता है ग्रासेस से, जैसे यहाँ पे ग्रासेस है, ग्रास को खा रहा है ग्रॉस हॉपर, फिर इसको कौन खा रहा है? फ्रॉग, फिर इसको कौन खा रहा है? स्नेक, फिर स्नेक को कौन खाएगा? ईगल, है ना। तो ये पूरी फूड चेन हो गई। इसमें हमारा एनर्जी ट्रांसफ़र दिख रहा है। ग्रासेस के पास हाईएस्ट एनर्जी होती है, उसके बाद ग्रॉस हॉपर के पास एनर्जी आएगी, फिर उसके बाद फ्रॉग के पास आएगी, फिर स्नेक, फिर ऐसे ही ट्रॉपिक लेवल में एनर्जी फ्लो होती रहती है, या आप कह सकते हैं ट्रांसफ़र होती रहती है। तो जो हमारी फूड चेन होती है ये भी 2 टाइप की होती है। पहली है ग्रेजिंग फूड चेन और दूसरी डेट्रिटस फूड चेन। तो एक एक करके देख लेते हैं। पहली है हमारी ग्रेजिंग फूड चेन। तो ऐसी फूड चेन जो प्लांट से शुरू होती है उसको हम बोलते हैं ग्रेजिंग फूड चेन, राइट।
जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है द कंज्यूमर विच स्टार्ट द फूड चेन यूटिलाइजिंग द प्लांट एंड प्लांट पार्ट्स एज देयर फूड कंस्टिट्यूट ग्रेजिंग फूड चेन। तो अगर प्लांट से या प्लांट के कोई पार्ट से फूड चेन स्टार्ट हो रही है तो उस फूड चेन को हम ग्रेजिंग फूड चेन बोलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्रास वाला है जो एग्जांपल, जैसे यहाँ पे फ्लावर है, इसको कैटरपिलर खा रहा है ना, कैटरपिलर को फ्रॉग खाएगा, फिर वही स्नेक, फिर स्नेक से ईगल। तो ये पूरी ग्रेजिंग फूड चेन हो गई हमारी। फिर इसी तरह डेट्रिटस फूड चेन होती है जहाँ पे डेड ऑर्गेनिक मैटर शुरुआत करता है जो फूड चेन को, उसको हम बोलते हैं डेट्रिटस फूड चेन। सो डेट्रिटस फूड चेन स्टार्ट फ्रॉम ऑर्गेनिक मैटर ऑफ द डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट बॉडीज। डेड ऑर्गेनिक मैटर और डेट्रिटस फीडिंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डेट्रीबोर्स और डिकम्पोजर्स। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि तीन ही स्टेज में हमारी ये ख़त्म हो गई, मतलब तीन हमारे ट्रॉपिक लेवल्स हैं इसमें, इस फूड चेन में। ऐसा क्यों है? क्योंकि डेड लीफ से कम एनर्जी, शुरुआत ही कम एनर्जी के साथ हुई है डेड लीफ के साथ, इसीलिए ज़्यादा उसके बाद बड़े ऑर्गेनिज्म सपोर्ट कर ही नहीं सकते डेड लीफ को खा के। तो डेड लीफ में सर्वाइव करने वाले ये डेट्रीवोर्स हैं। इन डेट्रीवोर्स में भी बहुत कम एनर्जी होती है कि सिर्फ एक बर्ड ही खा के सर्वाइव कर सकती है। इन डेट्रीवोर्स को खा के कोई बड़ा जानवर जिंदा नहीं रह सकता, इसीलिए एनर्जी एनर्जी फ्लो बहुत सिग्निफिकेंट होता है। इवन रेजिंग फूड चेन में भी 5 और 6 लेवल पे ही फूड चेन ख़त्म हो जाती है नॉर्मली तौर पे। यहाँ पे तो 3 पे ही ख़त्म हो रही है ट्रॉपिक लेवल पे। फिर हम आगे चलते हैं। सो बेसिकली ये क्वेश्चन हमारा यूपीएससी में आया है 2013 में, इसको देख लेते हैं। विथ रेफरेंस टू फूड चेन्स इन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज नोन एज डिकम्पोजर ऑर्गेनिज्म। तो बेसिकली क्वेश्चन तो बहुत इन जनरल भी होता है, जैसे ये क्वेश्चन अगर किसी ने फूड चेन डिटेल में पढ़ी भी नहीं है तो वो भी शायद आंसर कर ले इसको, है ना। तो इसीलिए इन्वायरमेंट के जो क्वेश्चंस बनते हैं यूपीएससी में बहुत ही जेनरिक स्पेसिफिक होते हैं और कोई बहुत ही टफ सा कोई कॉन्सेप्ट नहीं आता इन जनरल। अब यहाँ पे जैसे ये ज़माना था जब एलिमिनेशन काम करता था, यहाँ पे एटलीस्ट आप 50-50 पे तो पहुँच ही जाते कि फंगी और बैक्टीरिया तो होते ही हैं। फंगी फंगी में आपका वो आ जाता है मशरूम, आपने देखा होगा सड़ी हुई लकड़ी में लगता है ना। और बैक्टीरिया भी आ जाते हैं डेड बॉडीज़ में, डेड बॉडीज़ में, है ना। तो ये दोनों तो हमको पता ही था कि गेस कर लेते सोच के, तो 2 और 3 तो होता ही और ये वाला होता है ना। तो ये दोनों ऑप्शन तो पहले ही हट जाते, 50-50 बचता अगर वायरस का नहीं भी पता था तो यहाँ पे 50-50 ऑप्शन आप मार्क कर दे तो हाफ हाफ चांस हो सकता था कि सही हो जाता। अब ये जो वायरस होता है ना, वायरस नहीं होता डिकम्पोजर, क्योंकि वायरस एक डोरमेंट लाइफ शो करता है। डोरमेंट लाइफ का मतलब है कि इट नीड अ होस्ट, कोई इसको होस्ट चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, है ना। तो अब आगे चलते हैं। फिर ये 2021 का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर डिट्रीवोर्स। तो अब इसमें आप अपने से क्वेश्चन करके देखना चाहें तो देख सकते हैं। अर्थवॉर्म हमको ज़मीनों में मिलता है, पता है हमको, राइट। जेलीफिश चलिए हमको नहीं पता, तो इसको क्वेश्चन मार्क कर देते हैं। मिलीपीड्स ये भी सपोज नहीं पता। सी हॉर्स, तो सी हॉर्स हम कह सकते हैं सी हॉर्स नहीं होते हैं, राइट। तो सी हॉर्स को आप यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं। तो देखिए 4 हटाते ही सिर्फ ऑप्शन आपका एक ही बच जाएगा। तो वुड लाइस तो होता ही है, तो अर्थवॉर्म और वुड लाइस सिंपली पता है, तो भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली एलिमिनेट करना होता है, एलिमिनेशन से क्वेश्चन इजी बन जाते थे। हालांकि अब 2023 में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए थे। अब 2024 में देखना है कि क्या ट्रेंड फॉलो करती है यूपीएससी, बट अगर कंटिन्यू नहीं करती है इसके बियॉन्ड भी एलिमिनेशन वाले क्वेश्चंस, तो फिर दूसरी शायद स्ट्रेटजी अपनानी पड़े उस केस में। चलिए अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद हमारा टॉपिक है फूड वेब का। सो पहले अभी हम फूड चेन देख रहे थे। फूड चेन में बेसिकली एक एक एनर्जी फ्लो दिखा रहा था, राइट। कि ग्रास हापर है, सॉरी ग्रास है सबसे पहले, फिर उसको खा रहा है ग्रास हॉपर, फिर इसको खा रहा था लिजार्ड, फिर लिजार्ड को खा रहा था ईगल या स्नेक। तो पहले स्नेक को कर देते हैं।
तो पहले स्नेक था, फिर उसके बाद ईगल। तो बेसिकली ये एक फूड दिखा रहा था, बट इन रियल लाइफ ऐसा सिनेरियो एग्जिस्ट नहीं करता है, इन द सेंस कि ग्रॉस हॉपर को फ्रॉग भी खा सकता है यहाँ पे, है ना, या कोई और जानवर होता हो जो इसको खाता हो डायरेक्ट, है ना। तो ये और हो सकता है, तो फिर उसके थ्रू एक नई फूड चेन बन जाएगी। क्यों? क्योंकि फ्रॉग को खाने वाला भी स्नेक हो सकता है, या स्नेक के अलावा भी कुछ हो सकता है जो फ्रॉग को खाता हो। फिर इसके बाद ऐसे अलग अलग हमारी डिफरेंट फूड चेन बन जाएंगी। तो इसमें हम क्या देखते हैं कि इंटरकनेक्टेड फूड चेन का एक पूरा नेटवर्क है। इसमें बेसिकली जितना भी पॉसिबल तरीका होता है कि ग्रास से ईगल पहुंचने का, जितना भी एनर्जी के मतलब तरीके हो सकते हैं, फूड वेब में हमको वो सारे दिख जाते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि ग्रास को पहला तो तरीका है, ग्रास हॉपर खा लिया, लेजार्ड और फिर हॉक, तो ये एक फूड चेन बन गई। ग्रास हॉपर को रैबिट खा रहा है सीधे, रैबिट को सीधे हॉक खा रहा है, ठीक। ये दूसरी, फिर तीसरी ग्रास हॉपर को माउस खा रहा है, माउस को सीधे हॉक खा लेगा। फिर चौथी होगी माउस खाएगा माउस को स्नेक, स्नेक को फिर हॉक। तो ये चार यहाँ पे एक पूरा फूड वेब दिखा रही है ना, कि एनर्जी ग्रास से कैसे हॉक में हमारी फ्लो हो कर रही है। अब हम आगे चलते हैं। वैसे ही मरीन फूड वेब भी देख सकते हैं आप, बहुत ही कॉम्प्लेक्स होती है। यहाँ पे डाई एटम्स है हमारे, फाइटोप्लैंक्टन है, यही फोटोसिंथेसिस करते हैं और यही प्रोड्यूसर हैं मरीन इकोसिस्टम में, डाइनोफ्लैगलेट्स। तो ये दो हमारे एग्जांपल हैं, इनको हम नॉर्मल टर्म में फाइटो प्लैंकटन ही बोलते हैं, फाइटो प्लैंकटन। सो फाइटो प्लैंकटन ही बेस बनाते हैं बेसिकली, फिर यहीं से पूरी मरीन की फूड चेन शुरू होती है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फाइटो प्लैंकटन को जू प्लैंकटन खा रहे हैं ना, दोनों केस में। फिर उससे बड़ी फिश खा रही है, फिर उससे बड़ी फिश खाएगी, फिर स्क्विड खाएगा, फिर शार्क खाएगी, टूना खाएगी। तो इस तरीके से हमारा एनर्जी फ्लो होता रहता है। इसके बाद किसी भी फूड वेब में हमारी दो स्पीसीज़ के कैसे इंटरेक्शन होते हैं आपस में, उसके कुछ टर्म्स हैं, तो हम इनको देख लेते हैं। तो हमारा जो पहला टर्म है वो एमेंसिलिज्म है। तो एमेंसिलिज्म का मतलब क्या होता है? अगर दो स्पीसीज़ है, सपोज यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 2 है, तो एमेंसिलिज्म का मतलब है एक रिमेन अनइफेक्टेड, मैं इसको 0 से रिप्रेजेंट करूँगा, और दूसरी को क्या है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख सकते हैं ट्री का, कि एक बड़ा ट्री है और एक छोटा ट्री है। तो बड़े ट्री को तो कोई परवाह नहीं पड़ रही है यहाँ पे, लेकिन इसकी परछाई से जो छोटा ट्री है उसकी ग्रोथ में दिक्कत आ रही है ना। तो ये एमेंसिलिज्म का एग्जांपल है। इसी के दो टाइप हैं, जो पहला है एंटीबायोसिस। तो यहाँ पे आप ब्रेड का एग्जांपल देख सकते हैं। जैसे तो ब्रेड में जैसे ये फंगस है, जिसे हम पेनिसिलियम बोलते हैं, ये एक एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करता है जिसका नाम है पेनिसिलिन। तो पेनिसिलिन बेसिकली क्या करता है कि ये बैक्टीरिया का ग्रोथ को रोक देता है, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोक देगा या स्लो कर देगा। तो यहाँ पे भी बैक्टीरिया रह रहे हैं ब्रेड में, है ना, ब्रेड के अंदर। और जब फंगस आ गई तो उसने ऐसा पेनिसिलिन एंटीबायोटिक बनाया कि इनकी ग्रोथ रुक गई। तो इसको तो कोई परवाह नहीं पड़ा, जो हमारी पेनिसिलियम थी, है ना, फंगस थी जो हमारी, वो रिमेन अनइफेक्टेड। लेकिन जो यहाँ बैक्टीरिया रह रहे थे इस ब्रेड में, उनके साथ क्या हुआ कि उनकी ग्रोथ रुक गई या ख़त्म हो गए, है ना। तो ये एंटीबायोसिस का एग्जांपल है। यहाँ पे कंपटीशन भी दिया हुआ है, लेकिन कंपटीशन की एग्जैक्ट डेफिनेशन नेगेटिव नेगेटिव होती है, उसमें ज़ीरो नेगेटिव नहीं होता है ना। तो इसीलिए इसको हम यहाँ नहीं देखेंगे, लेकिन इसमें एमेंसिलिज्म में आप ये देख सकते हैं कि ये कुछ ऐसा कॉन्सेप्ट है। अब हम आगे बढ़ते हैं। फिर इसके बाद हमारा एग्जाम है कमेंसलिज्म। इसमें एक स्पीसीज़ को फ़ायदा होता है और दूसरी को कुछ नहीं होता, मतलब ना नेगेटिव नुकसान होता है ना कोई इसको फ़ायदा होता है। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं भैंस के ऊपर बगुला बैठा है, तो इसको हाइट मिल जाती है दूर का देखने को, और भैंस चल रही है तो कुछ उसके पैर से जो कीड़े निकल रहे हैं उसको खाने को मिल जाता है। वाइल जो भैंस को है उसको कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है इसके प्रेजेंस से। सिमिलरली केस है यहाँ पे ट्री और एपीफाइटिक प्लांट में। तो एपीफाइटिक प्लांट बेसिकली अटैच्ड आते हैं ट्री से अपने सर्वाइवल के लिए। ट्री में इनका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता, लेकिन इनका सर्वाइवल इस ट्री के थ्रू हो जाता है। सिमिलरली सकर फिश होती हैं, छोटी छोटी शार्क के साथ घूमती हैं ये, है ना। तो शार्क के कारण इनको सेफ्टी मिल जाती है, वाइल्ड को कोई दिक्कत नहीं होती। फिर इसके बाद हमारा है म्यूचुअलिज्म। तो म्यूचुअलिज्म में क्या होता है, दोनों को बेनिफिट होता है।
पॉजिटिव और पॉजिटिव, दोनों स्पीसीज़ को। तो जहाँ पे दोनों को फ़ायदा होगा उसको हम म्यूचुअलिज्म कहेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे गट के अंदर, जो हमारे इंटेस्टाइन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म रहते हैं, जैसे माइक्रोफ्लोरा है, गट माइक्रोफ्लोरा, इससे क्या होता है कि ये हमको डाइजेशन में हेल्प करता है, डाइजेशन में, और हमको, और ये इसको हमसे शेल्टर मिल जाता है, राइट। इसी तरीके से मधुमक्खी और फ्लावर की रिलेशनशिप है कि मधुमक्खी को शहद मिल रहा है या स्वीट जूस मिल रहा है जिससे वो शहद बनाती है, वही जो फ्लावर है उसको रिप्रोड्यूस करने के लिए मधुमक्खी की ज़रूरत होती है। मधुमक्खी एक फ्लावर से बैठ के इसका पॉलन लेके दूसरे में जाती है, तो उससे फिर रिप्रोडक्शन होता है ना। इसी तरीके से कोरल और जूस एंथेले का रिलेशनशिप है, इसमें भी यही होता है कि एक दूसरे को ये दोनों बेनिफिट करते हैं। इसके बाद है न्यूट्रलिज्म। न्यूट्रलिज्म में ज़ीरो ज़ीरो इम्पैक्ट दोनों को होता है, ज़ीरो और ज़ीरो। जैसे यहाँ पे देख सकते हैं स्पाइडर और कैक्टस का एग्जांपल है। इस स्पाइडर कैक्टस के ऊपर रहती है ना, स्पाइडर का कोई इफेक्ट ज़्यादा पड़ रहा है और ना ही कैक्टाई को। अब आगे चलते हैं। अभी एमेंसिलिज्म बता दिया था मैंने, एक को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है, दूसरा अनइफेक्टेड रहता है। फिर इसके बाद एक प्रेडेशन होता है, एक को बेनिफिट होता है, दूसरे को नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। प्रेडेशन मतलब वही हंट करके जैसे खा रहे हैं लेपर्ड टाइगर हमारे, तो उनको तो खाना मिल रहा है लेकिन दूसरे की लाइफ जा रही है, राइट। तो ये प्रेडेशन का एग्जांपल हो गया, एक बेनिफिट कर रहा है, दूसरे का लॉस हो रहा है। ये पैरासिटिज्म में सेम होता है कि एक को बेनिफिट हो रहा है, दूसरे को लॉस। जैसे कोई पैरासाइट हमारे लीच वीच होते हैं जो कुत्तों में पड़ जाते हैं, है ना, टेप वॉर्म राउंड वॉर्म हमारे पेटों के अंदर होते हैं जैसे, तो ये हमको नुकसान करते हैं। और जो लीच होता है ना, वो सक करता है, पूरा खून सक करता रहता है, हमारा तो ब्लड निकाल रहा है ये, राइट। हमको नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है लेकिन उसको बेनिफिट हो रहा है। तो प्रेडेशन और पैरासिटम एक टाइप का है, तो ये प्लस और माइनस के तौर पे याद रखेंगे तो इजी पड़ेगा याद करने को। फिर कंपटीशन होता है, कंपटीशन में दोनों को लॉस होता है, नेगेटिव नेगेटिव। ये तब होता है जैसे ग्रास एक ही एरिया में है, राइट, उसको खाने वाली दो स्पीसीज़ हैं, तो अब ये इतनी ग्रास के लिए आपस में रहेंगी, राइट। इनमें से जो ज़्यादा खाती है वो जल्दी जल्दी खा डालेगी, दूसरी वाली स्पीसीज़ के लिए बचेगा नहीं, उसको जाना पड़ेगा, तो दोनों को लॉस हो रहा है। अगर ये ज़्यादा खाएगी, जितना खाएगी वो उसका लॉस है, ये जितना खाएगी वो उसका लॉस है ना। इस केस में तो दोनों को लॉस होता है। अब आगे चलते हैं। इसके बाद है हमारा कमेंसलिज्म। कमेंसलिज्म में एक को पॉजिटिव इम्पैक्ट है, दूसरे को ज़ीरो। तो यहाँ पे जैसे सकर फिश देख रहे थे, है ना। इसके बाद म्यूचुअलिज्म में दोनों को बेनिफिट होता है। तो जैसे यहाँ पे सी एनिमोन होता है, वो अटैच कर लेता है शेल ऑफ हर्मिट क्रैब्स अपने आप को। म्यूचुअलिज्म में भी कुछ रिलेशनशिप इतने इंपॉर्टेंट हो गए हैं कि वो आपस के बिना सर्वाइव ही नहीं कर पाते। इनका एग्जांपल है कोरल और जूस एंथलेट। ये दोनों सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में रहते हैं और एक दूसरे के बिना सर्वाइव नहीं कर पाते। अगर जूस एंथलेट नहीं है तो कोरल डाई होने लगते हैं। फिर इसके बाद न्यूट्रलिज्म है। न्यूट्रलिज्म में ज़ीरो ज़ीरो, दोनों को कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है। एग्जाम्पल्स आप पढ़ सकते हैं बुक में, कई एग्जाम्पल्स आपको इन सारे टॉपिक्स में मिल जाएंगे, लेकिन इनको याद करने का बेस्ट तरीका यही है, प्लस माइनस प्लस ज़ीरो ज़ीरो ज़ीरो, इस तरीके से याद करेंगे तो अच्छे से याद रहेगा, राइट। अब इसके बाद हमारा एक यूपीएससी 2014 का क्वेश्चन है, इसको देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फूड चेन। फूड चेन का करेक्ट सीक्वेंस हमको बताना है। तो यूजुअली क्या होता है कि हमको ये हो सकता है कि ये सब नाम हमने सुने ही ना हो, राइट। हेरिंग्स, क्रस्टेशियंस, डायटम्स, है ना। तो हो सकता है हमने ये हेरिंग्स और क्रस्टेशियंस नाम ना सुने हो, ये एग्जांपल हो सकता है। लेकिन अभी हमने देखा डायटम्स। डायटम्स क्या थे हमारे, फाइटोप्लैंक्टॉन्स, है ना। तो अब इससे आप गेस कर सकते हैं कि या तो यही सबसे पहले होगा दोनों केस में, है ना। तो ये दोनों को आप एलिमिनेट कर सकते हैं इस केस में, है ना। अब इन दोनों में 50-50 का गेम है, बन जाए तो ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर है हमारा ये। तो डायटम्स है, फिर क्रस्टेशियंस हैं, फिर हेरिंग्स है। हेरिंग एक फिश होती है। क्रस्टेशियन में कई कई छोटे एंथ्रोपॉड्स आते हैं, जैसे क्रैब हो गया, लॉबस्टर हो गया, श्रिम्प हो गया ना, जो छोटे छोटे होते हैं। और डायटम तो हमने पढ़ा ही है, फाइटोप्लैंक्टन है, बहुत छोटे होते हैं। तो ये हमारी एक फूड चेन बनती है। हालांकि इस टाइप के क्वेश्चन में
आपको अगर एक पता है तो ही बन सकता है, अदरवाइज़ ये वाले में कोई लॉजिक नहीं चलता। डायटम ही अगर किसी को नहीं पता है कि डायटम होता क्या है, तो उस केस में वो क्या ही कर पाएगा। इसलिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि जब आप कोई भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हो तो उसके एग्जाम्पल्स को पढ़ना तो बहुत ज़रूरी है। जैसे डायटम यहाँ पे लिखा है, इसमें यूनिसेलुलर एल्गी आती है। तो अब ये इंपॉर्टेंट बात है, इसको आपको याद रखना है। यूनिसेलुलर एल्गी जो है हमारी, वो डायटम है। फिर ऐसे कोकोलिथोफोर्स हैं, इसके एग्जांपल्स आप देख सकते हैं। साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, है ना, ये सारी चीज़ें हमको याद रखनी है। इन्हीं से अगर कोई एक पूछ लिया, बाई चांस हमारा दिन लकी रहा तो हमको याद आ जाएगा और हम एलिमिनेट करके शायद उस क्वेश्चन को कर पाएँ। अदरवाइज़ ये इस टाइप के क्वेश्चन इम्पॉसिबल हो जाते हैं, इसमें पूरा गैस मास्टरी करनी पड़ेगी अगर किसी को करना है तो, नहीं तो वैसे पॉसिबल नहीं है। अब आगे चलते हैं। 2021 का क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। फिर बोल रहा है कि यहाँ पे कई दिया है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग आर प्राइमरी प्रोड्यूसर इन फूड चेन। अब इसमें हमने देखा डाई आइटम्स, है ना, फिर साइनोबैक्टीरिया भी हमने देखा अभी, है ना। अब हमको इन दोनों का नहीं पता है कि ये दोनों हैं कि नहीं है, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि 2 और 3 तो हमको पता है, 2 एंड 3। अब देखते हैं ऑप्शंस, तो 2 एंड 3 सिर्फ एक ही ऑप्शन में आ रहा है, तो बाकी हम एलिमिनेट कर देंगे। इस केस में ऐसे एलिमिनेट करके आगे बढ़ेंगे। फिर 2013 का क्वेश्चन देखिए ये वाला। विथ रेफरेंस टू food chains in ecosystem, consider the following statement. A food chain illustrate the order in which chain of organism feed upon each other। तो हमने यही देखा था कि डेफिनेशन यही है भाई, तो ठीक है हम इसको करेक्ट मानते हैं। फूड चेन्स आर फाउंड विद इन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज। अब ये क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट अपने आप में गलत है। विद इन द पॉपुलेशन कैसे होगा, एक ही स्पीसीज के दूसरे को थोड़ी खाएगा आदमी, कोई शेर को थोड़ी खा रहा है, राइट। शेर तो हिरण को खा रहा है, अलग अलग ट्रॉपिक लेवल में फीडिंग होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। तो जब हमको गलत स्टेटमेंट मिल गया है तो हम एलिमिनेशन में पहुंच जाते हैं सीधे। तो इसको पहले आप एलिमिनेट कर दीजिए, इसको एलिमिनेट कर दीजिए। अब हमारे पास 2 ऑप्शन बचे हैं, अब आगे हम इसको देख लेते हैं। अभी तीसरा स्टेटमेंट देख लेते हैं। अ फूड चेन इलस्ट्रेट द नंबर ऑफ ईच ऑर्गेनिज्म विच आर ईटन बाई अदर्स। तो ये हमारा फूड वेब का है डेफिनेशन, राइट। हालांकि इस केस में यहाँ पे नन लिखा है, तो यहीं पे सारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया था इसी स्टेटमेंट से, सेकंड वाली से, क्योंकि 1 तो हमारा ऑलरेडी करेक्ट है हमको अगर पता है तो। लेकिन ये जो हमारी थर्ड डेफिनेशन है ये फूड वेब की है, तो इसी तरीके से इसका ऑप्शन सिर्फ 1 ओनली होगा। अब आगे चलते हैं। ये 2021 का क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग हैव स्पीशीज दैट कैन एस्टैब्लिश सिम्बायोटिक रिलेशनशिप की बात हो रही है विद अदर ऑर्गेनिज्म। अब इसमें सपोज आपको निडेरियंस नहीं पता है, फंगी का बहुत कॉमन है, पता होना चाहिए, है ना। जो लाइकन होता है हमारा, हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि वो किसका सिम्बायोटिक, वो किसका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होता है, एल्गी और फंगी का, राइट। एल्गी या साइनोबैक्टीरिया और फंगी का। तो हमको फंगी तो पता है, तो हम टू टू को तो सही मान लेंगे, राइट। अब इस केस में हो सकता है कि आपको थर्ड ना पता हो, तो इस केस में आप एक एलिमिनेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है और हमको 2 पता है कि 2 है करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे एक हमने एलिमिनेट कर दिया, यहाँ पे 3 ऑप्शन बचे हैं, तो इनमें से कोई आप एक गेस कर सकते हैं अगर नहीं पता है तो यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे आंसर है हमारा 1 एंड 2 ओनली। सिनिडेरियंस और इसमें आते हैं, कोरल्स, सी एनिमोन्स, ये सब इसमें आते हैं ना, फाइलम सिनिडेरिया में। जो हमारे प्रोटोजोआ, वहीं जो हमारे प्रोटोजोआ होते हैं वो मोस्टली प्रेडेटर्स और पैरासाइट होते हैं। प्रेडेटर और पैरासाइट में हमने क्या देखा था, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। तो हमारा पहला पार्ट यहीं तक था। हमने इसमें फूड चेन देख ली, हमने ट्रॉपिक लेवल की डेफिनेशन देख ली, हमने अपना फूड वेब का डेफिनेशन देख लिया और इसके एग्जांपल देख लिए। जब आप लोग बुक पढ़ें तो इनके एग्जांपल्स के नाम ज़रूर याद रखें, क्योंकि नाम से ही क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं। डेफिनेशन बहुत रेयरली है, कभी नहीं आई है आज तक, है ना। तो डेफिनेशन पे ज़्यादा फोकस नहीं करना है, आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए है। लेकिन जो आपके एग्जांपल्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं, उनको याद रखना है कि कौन से डाई आइटम्स हैं, डाई आइटम्स मतलब क्या हैं, है ना। फिर जू प्लैंकटन कौन कौन से होते हैं, कुछ कुछ कॉमन नाम याद कर लें, सारे याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से कभी अगर एलिमिनेशन करने को आया तो हेल्प होगी उससे।
बाकी मैं इसका सेकंड पार्ट में रेस्ट ऑफ द चैप्टर मैं कवर कर दूंगा। और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि जब हमारे नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।